पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसने पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को एक एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार दिया है और उसके कुछ ही दिन बाद खुद अतीक अहमद की भी 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। अब इंडिया में 2 तरह के लोग हैं जो अपने विचार को सबके सामने रख रहे हैं। पहले वे लोग जो पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर मानते हैं, कहते हैं कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो नहीं हुए हैं, और दूसरे वे लोग जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक आम आदमी होने के नाते से हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या महसूस करें, तो मैंने इस टॉपिक पर और अच्छे से रिसर्च करना शुरू किया और समझने की कोशिश की कि ऐसा इंसान जिस पर 17 वर्ष की उम्र में ही मर्डर का आरोप लगता है, वह 5 बार चुनाव जीतकर नेता कैसे बन सकता है। क्यों हमारे लॉ ब्रेकर्स हमारे लॉ मेकर्स बन रहे हैं, अपराध और राजनीति का संबंध क्या है और इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई। आज के इस वीडियो में इंडिया के कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम जिनसे गैंगस्टर लीडर्स बनते हैं और पनिशमेंट से बच जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझ आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यहां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है अतीक अहमद? सबसे पहले समझते हैं कि यह इंसान है कौन। उनकी जर्नी एक माफिया डांस से लेकर एक पॉलिटिशियन तक बनी कैसे। अतीक अहमद को कैसे लोग उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर कहते हैं। पहला गैंगस्टर इसलिए क्योंकि वह ऐसे पहले इंसान थे जो यूपी के गैंगस्टर एक्ट के अंदर बुक्ड हुए थे सबसे पहले। इनके ऊपर पहला केस तब लगा जब वह मात्र 17 साल के थे, और ये छोटी मोटी चोरी का केस नहीं था बल्कि केस था मर्डर का। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर पैसा कैसे कमाते हैं वह भली भांति दिखाया गया है। उसमें यह कोयले की चोरी करते, ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह कोयला ले जाया जाता था और वह इन्हीं ट्रेनों से कोयला को चुराया करते थे। फिर वह अपने आप को अपग्रेड किए, सीधा सरकार को धमकाने लगे ताकि ट्रेन के पार्ट्स बनाने का टेंडर उनके करीबी बिजनेसमैन को मिले, ताकि वह अपने इलीगल चोरी से लीगल चोरी की ओर बढ़ पाए। आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में चांद बाबा नाम का एक गैंगस्टर हुआ करते थे। पुलिस भी उनके खिलाफ एक्शन लेने से डरती थी। उस समय सरकार एक गैंग को खत्म करने के लिए दूसरे गैंग को बढ़ावा दिया करती थी ताकि दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दें। इस अजीब लॉजिक के वजह से अतीक अहमद की गैंग बड़ी होती गई, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो अतीक अहमद का खेल खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली से एक फोन आता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अतीक को समझ आ गया कि क्राइम तो बहुत छोटा गेम है, बड़ा गेम है पॉलिटिक्स। 1989 में वह पॉलिटिक्स में उतरे। उन्होंने इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से चुनाव लड़ा और वह जीत गए, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 बार हुआ। पॉलिटिशियन बनने के बाद उनके अपराध यानी क्राइम की दुकान बंद नहीं हुई बल्कि और अच्छे से चल पड़ी। आज तक उनके खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसी बड़ी केसेस भी शामिल हैं। 2004 में उन्होंने खुद की सीट खाली की क्योंकि वह अपने पॉलिटिकल कैरियर को और भी आगे ले जाना चाहते थे। वह लोकसभा में एमपी बनना चाहते थे और उन्होंने अपनी जगह अपने भाई को खड़ा किया, लेकिन उनका भाई समाजवादी पार्टी के राजू पाल से हार गया। अगले ही साल जब राजू पाल रिपब्लिक डे मनाने के लिए अपने गांव वापस जा रहा था, तब उनका मर्डर कर दिया गया। अब यहां से अतीक अहमद के पॉलिटिकल कैरियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्हें 3 साल के लिए राजू मर्डर पाल के केस में जेल में रखा गया, लेकिन वहां से भी अपने आपराधिक साम्राज्य को चलाया करते थे। बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा चलता था कि वह इलाहाबाद जेल में कैद थे। इलाहाबाद उनका ही स्ट्रांग होल्ड था। पूरा टाइम अपना पूरा क्रिमिनल एम्पायर जेल से चलाया करते थे। 2017 में उन्हें इलाहाबाद से देवरिया भेज दिया गया। सोचा कि अब उनकी पावर कम होगी, लेकिन वहां से भी उन्होंने मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप किया और जेल में ही बुलाकर प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवाया। सोचिए हमारा सिस्टम कितना खराब है कि एक क्रिमिनल जेल में बैठकर क्राइम कर सकता है। जजेज उनके केसेस सुनने से डरते थे। उनकी बेल की केस से 10 हाई कोर्ट जजेस ने खुद को बाहर करवाया था। कहा था कि नहीं, किसी और जज को देख लो। इसके बाद उन्हें बरेली, इलाहाबाद और गुजरात के साबरमती जेल लगातार मूव किया जाता था। यूपी पुलिस कहती थी कि अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर तोयबा के साथ कनेक्शन है, और उन्होंने यह कन्फेस भी किया था। इन्वेस्टिगेशन जारी थी, और जब प्रोसीजर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाया जा रहा था, तब उन पर 3 लोगों ने मिलकर गोलियां बरसाई और उन्हें और उनके भाई को मार दिया। अब यहाँ कुछ सवाल उठाना काफी वैलिड है। यह हमारे सिस्टम के लिए और कुछ सवाल हमारी मीडिया के लिए भी। अतीक अहमद को मारने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वह कोई देसी कट्टा नहीं था, वह टर्की में बने इंपोर्टेड हथियार थे जो अक्सर पाकिस्तान में मिलते हैं। वो इन 3 क्रिमिनल्स के हाथ कैसे आए, इन क्रिमिनल्स को डान के हॉस्पिटल के बाहर आने का एग्जैक्ट टाइम का खबर कैसे हुई, पुलिस ने उन्हें अतीक अहमद के इतने करीब कैसे आने दिया, उन्होंने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, सरेंडर कैसे किए और क्यों,
यह सारे सवाल वैलिड हैं और हमारे सिस्टम को इन्हें एड्रेस करने की सख्त जरूरत है। अब मीडिया की बात करते हैं। हमारी मीडिया के साथ एक प्रॉब्लम जरूर है कि हम हर टॉपिक के ऊपर से कवर करते हैं, एक इंसिडेंट को एज एन इंसिडेंस देखते हैं, गहराई में जाकर उनके रूट काजेस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहानी के किरदार बदलते हैं, गैंगस्टर के नाम बदलते हैं, लेकिन क्राइम और पॉलिटिक्स का कनेक्शन बरकरार रहता है। चलिए आज इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा क्या कारण है जिनके वजह से हमारे लॉ ब्रेकर्स ही हमारे लॉ मेकर्स कैसे बनते हैं और उनके खिलाफ प्रूफ होने के बावजूद भी एक्शन लेने में देरी क्यों होती है। क्राइम और पॉलिटिक्स टेक्निकली यह दोनों टॉपिक एक दूसरे से कोसों दूर होने चाहिए, लेकिन भारत में इसका उल्टा है। एक क्रिमिनल का एक पॉलिटिशियन में प्रमोशन होना एक लॉजिक प्रोग्रेशन बन गया है और यह मैं नहीं डाटा कहता है। 2004 के पहले जहां पार्लियामेंट के 24% नेताओं के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, वह नंबर 2019 में बढ़कर 43% हो चुका है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम ही नहीं है जो किसी कैंडिडेट को क्रिमिनल केसेस के बेस पर डिस्क्वालीफाइड कर दे। अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी बड़ी क्रिमिनल केस पेंडिंग है, फिर भी वह इलेक्शन लड़ सकता है। यह एक सिस्टमेटिक फ्लॉ है जिसके पीछे का लॉजिक मेरे समझ से तो परे है। 2014 में 1200 एनजीओज ने मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना चाहे, तब उन्होंने भारत में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया कि अगर एक क्रिमिनल कैंडिडेट को और एक नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को कंपेयर किया जाए तो क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 8% ज्यादा है। यानी एक कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो एक्चुअल में उसके जीतने के चांस ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है। ये इंडियंस के इंटरेस्टिंग मेंटालिटी के ऊपर इशारा करता है। भारत आज भी एक रूरल देश है और गांव में लोगों को पता भी नहीं होगा कि किसके ऊपर कौन सा केस चल रहा है। उनको लगता है कि जिसके पास पावर है वह बदलाव ला सकता है और यहीं पर वह धोखा खा जाते हैं। इसकी शुरुआत 1950 में हो चुकी थी बूथ कैप्चरिंग के साथ। लोग किसे वोट देंगे यह अनुमान लगाना असंभव होता है। उससे अच्छा है कि लोग जहां पर वोट देने जाते हैं उस पोलिंग बूथ को ही कैप्चर कर लो, वहां पर अपने गुंडे बैठा दो और लोगों को फोर्स करके उसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए मजबूर करो जो अपना हो। 1999 में ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले यह बूथ कैप्चरिंग के केसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इलेक्शन के लिए पैसे लगते हैं, कैंपेनिंग करनी पड़ती है, रैलीज ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और आने वाली भीड़ को खिलाना पिलाना भी पड़ता है। अब इन चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा। 1969 तक यह सारा पैसा कारपोरेट डोनेशन से आता था, लेकिन तब की सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किए और बहुत समय के लिए कारपोरेट फंडिंग को रोक दी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कैंपेनिंग रुक गई। कैंपेनिंग के लिए लगने वाला पैसा ब्लैक पैसा होने लगा। क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियंस को पैसा देकर पॉलिटिक्स में अपना पावर दिखाने का चांस यहीं से मिला। तब से लेकर अब तक यही सिलसिला चलता आया है। चलिए फोकस करते हैं कि भारत में क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश हो रही है और क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोकने में हम क्या कर सकते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक फैसला सुनाया था कि कन्विक्टेड ऑफिशियल को 6 सालों के लिए इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पहले किसी कैंडिडेट के खिलाफ केस दर्ज होगी, फिर उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और अगर वह गिल्टी पाया जाता है तो वह 6 सालों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मुझे लगता है कि यह सही डायरेक्शन है, लेकिन काफी छोटा स्टेप है। पनिशमेंट और कठोर होनी चाहिए, शायद परमानेंट होनी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टीज को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस है तो आपको यह जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने उसको ही क्यों चुना। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि क्रिमिनल अक्सर अपने साथ पैसा और पावर दोनों लेके आते हैं, जिसकी जरूरत इलेक्शन जीतने के लिए होती है और पार्टियों का फोकस इलेक्शन जीतने पर होता है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पर कभी नहीं होता है। वह बेट्स पावरफुल कैंडिडेट पर लेते हैं, उन पर नहीं जो कैंडिडेट एक्चुअल में अच्छे होते हैं। अब वापस आते हैं अतीक अहमद के केस पर। क्या हमें अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल के मर्डर को सेलिब्रेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और कोई थोड़ी भी अक्ल वाला इंसान होगा तो वह सेलिब्रेट कभी नहीं करेगा। जिन लोगों ने मर्डर किया उन्हें मर्डरर की तरह ट्रीट करने की जरूरत है। अब यह जरूर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम परफेक्ट नहीं है और क्रिमिनल्स को सजा मिलना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, पर यह भी जरूरी है कि जस्टिस इमोशन से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन से चलाना चाहिए, तभी हमारा समाज डेवलपमेंट कर पाएगा। क्योंकि बदला लेना आसान है, रूल ऑफ लॉ बनाना इतना आसान नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।